ठीक है, तो कल मैंने आपको वेक्टर के बारे में बता दिया था और लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे देखिए। एक सेकंड। तो कैसे, अब यहाँ से हम देखेंगे वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। A vector is represented by a vector is represented by an arrow. एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ एरो tells us the magnitude while its direction length of arrow tells us the magnitude while its direction tells us the direction of vector quantity। जो फिजिकल क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं उसके लिए हम एरो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे ये एक एरो हमने बनाया, ठीक है, ये जो एरो हमने बनाया है ये एरो हमें वेक्टर क्वांटिटी की लेंथ के बारे में बताएगा। ये एरो हमें वेक्टर क्वांटिटी की लेंथ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। और जो इसका डायरेक्शन है हेड से टेल की तरफ, इसे हम कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। टेल का दूसरा नाम भी है इनिशियल पॉइंट। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल टॉप लेवल तक। जो बच्चे पहले भी पढ़े होंगे मुझे भरोसा है कि आपको इससे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बताया गया होगा। तो ऐसा नहीं, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ लेकिन टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। तो टेल और इनिशियल पॉइंट, इसको हेड को कहते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक और नाम है फाइनल पॉइंट के लिए टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे फर्दर इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है ये क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड बताती है, इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, बाकी तो आप इसका डायरेक्शन देख ही रहे हैं, टेल से हेड की तरफ, ये हमें वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगी। जैसे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का और मान लो फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो ये एरो का जो हेड होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। एरो का, एक सेकंड, हेलो बेटा, वही लिंक है, मैसेज पढ़ा करो। मैंने क्या बोला था, एक ही लिंक काम करेगा डेली, वही विदाउट एनी पासवर्ड। ठीक है ना, डेली तुमको वही यूज करना है। क्लास चल रही है अभी, उसी पे क्लिक करो, ज्वाइन करो। ठीक है।
लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, ठीक, ये जो लेंथ है। अब इसमें कई बार क्या है, हमें इसको वेक्टर कई सारे हो जाते हैं तो कोई नाम भी देना पड़ेगा। जैसे आप अकेले हो क्लास में तो मुझे आपके नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो मुझे उसका बच्चे को, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर मुझे बुलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नाम से बुलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, नाम से बुलाना पड़ेगा। जैसे क्लास में मान लीजिए ध्रुव है, तो ध्रुव को मैं बुलाऊंगा तो उसका नाम लूंगा। अब 10 बच्चे अगर बैठे हुए हैं क्लास में, आर्यन है, जागृति है, कुशाग्र है, ठीक है, अनिरुद्ध है, बहुत सारे बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं तो मैं उनको नाम से बुलाऊंगा। आलोक है, रवि है, ठीक है। तो ऐसे ही जब कई सारे वेक्टर हो जाते हैं तो उनको नाम देना पड़ता है, और नाम देने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से नाम देते हैं। दो तरीके हैं, एक तो हेड का और एक टेल का नाम देंगे। जैसे ए यहाँ पे लिख देंगे और बी हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका नाम होगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। देखिए जो 12th स्टडिंग या 12th पास वाले बच्चे वो जानते हैं, लेकिन 11th के बच्चे को ये नहीं पता। पर मैंने कहा ना कि मैं श्योर हूँ कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बताया होगा। पहले तो पाइप का वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं ये नहीं बताया गया होगा, कोप्लेनर वेक्टर को प्रूव कैसे करते हैं ये नहीं बताया गया होगा, जो पहले से पढ़े हुए हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पहले से आती होंगी, लेकिन 11th के बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो वो इनको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वेक्टर का नाम है ए बी, तो वेक्टर ए बी ऐसे लिखा जाए, या फिर इसका एक तरीका है, ए बी और ए बी के ऊपर ऐसे एक एरो बनाते हैं, ए से बी की तरफ एरो बनाएंगे। पहले टेल का नाम लिया जाएगा, फिर हेड का नाम लिया जाएगा, तो इसका नाम होगा ए बी, ये टेल और ये आपका हेड। अब कुछ किताबों में क्या करते हैं, इसके लिए कुछ बुक्स में ऊपर जो एरो मैंने बनाया है, ये एरो ना बना के इस लेटर को, ए वाले को और बी वाले को बोल्ड में बना देते हैं, बोल्ड में। जैसे एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में ऊपर जो मैंने लिखा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में, बल्कि ऐसे लिखा मिलेगा जो अब मैं लिख रहा हूँ, बोल्ड में लिखा होगा ए और बी। आप जानते हैं टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइपिंग में आपने देखा होगा एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है बोल्ड, तो ऐसे बोल्ड से लिख देंगे और उस पर एरो नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना एरो नहीं बनाएंगे बोल्ड से। एनसीईआरटी अगर आप उठा लो, एनसीईआरटी में आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा वो बोल्ड लेटर में मिलेगा, पर उसके ऊपर एरो नहीं बना होगा, या फिर ऐसे लिख दो वेक्टर ए बी। इसके अलावा एक और भी तरीका है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, कभी कभी वो भी हम यूज करेंगे कि हेड और टेल के नाम ना देके सिंपल एक सिंगल लेटर हम यूज करते हैं, उससे भी काम चल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया ऐसे, और इसका नाम है ये, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर पी क्यू ना, वेक्टर क्यू पी बोलेंगे। यही तो समझना है, कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। अब आपने कहा सर ऐसे क्यों, पी पहले आता है क्यू बाद में आता है, कोई ए बी सी डी थोड़ी बोलनी है आपको कि आपने कहा सर ए पहले आया बी पहले आया। मैं तो चाहे जिसको टेल को क्यू कह सकता हूँ और हेड को पी कह सकता हूँ, बट आपको बोलना हमेशा टेल से हेड की तरफ होगा। यानी टेल ये है, और अगर टेल पे क्यू आ रहा है और हेड ये है, हेड पर पी आ रहा है, तो इसका नाम होगा वेक्टर क्यू पी, पी क्यू नहीं। क्यू पी का मतलब होगा कि वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्यू से पी की तरफ है। और या इसे बोल्ड में अगर आप लिखते हो, बोल्ड में, बोल्ड में इस तरह से मैंने कहा। और ज्यादातर केस में मैं जो प्रेफर करूंगा वो जो सेकंड वाला, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका मैं प्रेफर करूंगा। मैंने क्या बताया, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, और एरो का जो लेंथ होता है वो लेंथ हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे आपको दो फोर्स ड्रॉ करने हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, दो फोर्स ड्रॉ करने हैं, एक 5 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का। तो आप उसके लिए जो एरो बनाएंगे वो दो एरो बनाएंगे, 5 न्यूटन वाले से 10 न्यूटन के लिए जो एरो खींचेंगे वो डबल लेंथ का बनाएंगे। सिंपल सी बात है। ये बात सच है कि अब न्यूटन एरो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मिलीमीटर या सेंटीमीटर की लेंथ का होगा। तो मान लो अगर 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, 5 न्यूटन का फोर्स है, और अगर उसे 1 सेंटीमीटर लंबे एरो से अगर रिप्रेजेंट आप कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर मान लो ये है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो 10 न्यूटन का जब आप बनाओगे तो डबल लेंथ का एरो बनाओगे, ये मतलब है इसका। मेरी बात आपको समझ में आई हो तो इसकी जो लेंथ है, और अगर यही 15 न्यूटन का होगा तो 3 गुना लेंथ हो जाएगी, 3 टाइम्स, ये आपका 15 न्यूटन हो जाएगा।
3 गुना लेंथ थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने। मेरी बात आपको शायद समझ में आई हो। तो जैसे-जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे-वैसे लेंथ बढ़ेगी। अब आपने कहा ज़रूरी है इनके डायरेक्शन सेम हो ना, ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायरेक्शन ये है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब ये जो 5, 10 और 15 न्यूटन के फोर्स हमने यहाँ जो खींचे हैं, ये सभी ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रखे हैं मैंने। एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का 10 है, एक का 15 है। अब आपने कहा सर ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो आपने कहा सर ये 10 न्यूटन का मान लो नॉर्थ में होता तो फिर हम क्या करते? तो आप क्या करो, इसी का एरो घुमा दो, इस एरो को टर्न कर दो, नॉर्थ की तरफ बना दो, लेकिन लंबाई आपको कितनी बनानी होगी? 2 गुनी। इस 5 न्यूटन की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर हम लंबाई बनाएँगे और ये आपका हो जाएगा 10 न्यूटन नॉर्थ के डायरेक्शन में, ये यहाँ डायरेक्शन दिखा रखा है। ऐसे क्वेश्चन आएँगे आगे जाके, बोलेगा एक आदमी पहले 50 मीटर ईस्ट में गया और फिर 100 मीटर नॉर्थ में गया, बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वहाँ फिर आपको ऐसे एरो बना के डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो होगा आपने, ज़रूर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। अगले चैप्टर में हम इसी से शुरुआत होगी, चैप्टर की वन डायमेंशन मोशन में, और बिल्कुल बेसिक टर्म से शुरुआत करेंगे। तो ये आपका हेड और टेल बात समझ में आ गई। तो पहले नाम टेल का आएगा, उसके बाद हेड का आएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि पी आपने कहाँ लिखा कि क्यू कहाँ लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है हेड पर क्या लिखा है और टेल पर। तो डायरेक्शन हमेशा टेल से हेड की तरफ होता है, ये मैंने बताया ना। इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। तो इसका नाम हो जाएगा वेक्टर क्यू पी, ना कि पी क्यू। पी क्यू अगर होता ना तो डायरेक्शन फिर पी से क्यू की तरफ होगा। छोटी सी बात है लेकिन काम की है, इतनी इसकी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां कई बार लिखा आएगा वेक्टर ए बी, तो फिर ए आपको टेल पे लिखना होगा, ए बी, और बी कहाँ लिखना हो? हेड पे। अगर वही लिखा हो वेक्टर बी ए, तो फिर बी टेल पे लिखा जाएगा और ए हेड पे लिखा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ये नोटेशन प्रेफर नहीं करते। हालांकि ये नोटेशन सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये नोटेशन प्रेफर नहीं करते। टाइम बचाना होता है, अपनी मेहनत बचानी होती है। जैसे आजकल आप देखते ही हो कि व्हाट्सएप पे आजकल मैसेज कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग करना है जी एम लिख दिया, थैंक यू करना है टी वाई कर दिया, ये थैंक यू हो गया। टीचर को भी थैंक यू लिख रहा है, बच्चा टी वाई लिख रहा है, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। पहले अच्छे होते थे, टीचर को नमस्ते करते थे, पैर छूते थे, अब सब हाय सर, हेलो सर, कैसे हो, ऐसे फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, टीचर भी आजकल बच्चों में घुल मिल जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड थैंक यू, हाउ आर यू सर, तो हाउ आर यू, बस हो गया, आर यू, कोई इंग्लिश नहीं। आजकल बच्चा छोटा भी है तो वो यही पढ़ रहा है। इवन एप्लीकेशन भी लिख के आ रहा है, एप्लीकेशन में भी यही लिख के आ रहा है, टीचर भी उसको 0 नंबर दे देता है, बोले हाई आर, क्यों? बचपन से उसने वही पढ़ा, आर को आर ही पढ़ा, यू को यू पढ़ा। तो ये शॉर्ट तरीके हो गए। जैसे ही क्या करते हैं, वेक्टर में भी हमने शॉर्ट तरीके अपना लिए। तरीका ये वाला सही है, लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये नोटेशन हम यूज ना करके इस तरह के नोटेशन यूज करते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है और ना हेड पर ना टेल पर, केवल यहाँ एक वेक्टर मेंशन करेंगे ए, ना टेल और हेड, बस इसको लिखेंगे फिर सिंपली वेक्टर ए, या सिंपली ए वेक्टर, या फिर बोल्ड में ए बनाएंगे। बोल्ड में मैंने बताया, बोल्ड में जब बनाते हैं तो एरो उसके साथ नहीं बनाएंगे, सिर्फ बोल्ड में। और ये आप बोल्ड और अनबोल्ड जब देखेंगे तो आप पहचान कर जाओगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही मान लो कोई और वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इस तरह से सपोज करिए ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब बी वेक्टर को ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है, वेक्टर बी, या बी के ऊपर वेक्टर बना दिया, या मैंने कहा बी को बोल्ड में बना देंगे। जब बोल्ड में बनाते हैं, बार बार बता रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर एरो पुट नहीं करूंगा, मैं नहीं, जो रूल है। लेकिन मैं आगे जो मेथड प्रेफर करने वाला हूँ वो बीच वाला, जिसमें सिंबल के ऊपर एरो आता है, जैसे ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, या फिर ये वाला मैं प्रेफर करूंगा, जिसमें कोई कंफ्यूजन की चांस नहीं होगी। ये ठीक है, जो मैं आगे प्रेफर करने वाला हूँ। मेरी बात आपको शायद समझ में आई हो। किसी को कोई डाउट हो, बिना किसी झिझक के पूछें, डोंट हेजिटेट। ये तो हो गया एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो हम दोनों तरीके यूज करेंगे, यानी कि सिंगल लेटर से करना है तो बीच में लिख देते हैं, जैसे मैंने बाद में बताया अभी। और अगर डबल लेटर यूज करने हैं तो हेड और टेल दोनों मार्क करेंगे, वो भी यूज कर सकते हैं। और इनमें 3 तरीके से मैंने बताया। तो बोल्ड वाला मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि उसको बनाने में आप देख रहे हो काफी देर तक पेन को घिसना पड़ता है, तब जाके वो आता है, तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। लेकिन कंप्यूटर में टाइप करने में आसानी रहती है, तो कई किताबों में, क्योंकि एरो को ऊपर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको में टाइपिंग में कमांड ज्यादा देनी पड़ेगी, और बोल्ड में कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना बोल्ड लेटर, तुरंत बन जाएगा। तो कई बार क्या है, टाइपिंग वाली जो किताबें हैं, जैसे किताबों में होगा, उसमें बोल्ड लेटर प्रेफर करते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हमें एरो वाले में लिखने में ज़्यादा आसानी होती है, तो हम वो प्रेफर करेंगे। और मैं जो बता रहा हूँ
ये ज़्यादातर बुक्स में यही मिलेगा, ठीक है, बुक्स में भी ज़्यादातर, लेकिन कुछ किताबें जो सबसे कॉमन है जैसे एनसीईआरटी मैंने बताया, उसमें फिर ये वाला मिलेगा, बोल्ड वाला, ठीक है। तो आप समझ जाना कभी ऐसा देखोगे तो। अब आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे टाइप हैं, कम से कम 15-16 टाइप हैं। मैं आपको बहुत नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि सब काम में नहीं आते, लिमिटेड है जो काम में आते हैं और वो आपको जानने चाहिए। तो अब हम आगे इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे होते हैं, सब जानने की जरूरत नहीं है, फालतू है, सबकी जरूरत नहीं, बट मैं मोस्टली आपको बता दूंगा, ज्यादातर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई छूट भी जाता है, आप किसी किताब में पढ़ लेते हो तो आप ये कहोगे सर ये तो आपने नहीं बताया। मैंने कहा ना 15-16 क्या 20 तक भी हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी है, उनकी जरूरत आपको कभी पढ़ने वाली नहीं है फिजिक्स में। और हाँ, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं बता दूं 12th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के नाम से, ये 12th क्लास में पढ़ोगे। वहाँ भी आप मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ोगे और वहाँ मैथमेटिक्स में जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर में इसमें कुछ तो सिमिलर चीजें मिलेंगी और इसके अलावा कुछ डिसिमिलर मिलेंगी। जैसे हम फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़ेंगे उसमें कभी किसी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आप नहीं पढ़ोगे, किसी लाइन की इक्वेशन, वो मैथमेटिक्स में आता है। इसी तरह से किसी प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कभी हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं पड़ती, मैथ्स में पढ़ते हैं। वहाँ चैप्टर आएगा, हाँ कुछ सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तो मैथ्स वो 12th में आएगा, 12th में हमको जरूरत अभी है, और फिजिक्स में तो यूज भी होता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी में भी क्वेश्चन आए, आईआईटी में 2016 या 17 में क्वेश्चन आया था, प्योर वेक्टर का क्वेश्चन था। और अभी मेरे ख्याल से 2016 या 17 में नीट में भी क्वेश्चन आया था, फिर इस बार फिर क्वेश्चन आया है नीट में। तो आते हैं क्वेश्चन। तो टाइप्स में सबसे पहले देखिए पैरेलल वेक्टर, डेफिनेशन शॉर्ट में मैं लिखाता हूँ, केवल इनके मीनिंग जानना जरूरी है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनके डायरेक्शन सेम हो, यानी एक अगर नॉर्थ में है तो दूसरा भी नॉर्थ में हो। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना डायरेक्शन सेम है, केवल इतना, इसमें मैंने मैग्नीट्यूड का कहीं नाम नहीं लिया। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। मैं वो वेक्टर आपको लिखाने जा रहा हूं जिनकी हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए ये एक वेक्टर है मान लो, और दूसरा ये है, ये दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट में या वेस्ट में एक ही डायरेक्शन में, या मैं कहूँ राइट में है दोनों, तो ऐसे वेक्टर पैरेलल कहे जाएंगे। इनको कुछ नाम देना हो तो मैं सिंगल लेटर ले लेता हूँ, जैसे ये ए है और ये बी है, मैं यही लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी आसानी रहेगी। और ऐसा नहीं, किताबों में भी मिलेगा, ये नहीं कि हम कोई शॉर्टकट यूज करें, किताब वाले भी ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब इसको लिखना कैसे होता है, तो ए वेक्टर पैरेलल, दो लाइन इस तरह से बनाते हैं वर्टिकल में, जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते होगे पैरेलल लाइन के लिए, और बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, और इसको हम फिजिक्स में काफी यूज करने वाले हैं। जैसे अभी 12th क्लास में सिलेबस चल रहा है, तो 12th क्लास में एक जगह बच्चों को मैंने टॉर्क पढ़ाया, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों को, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो 11th के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। तो टॉर्क एक वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, और एम और बी, तो एम और बी अगर पैरेलल, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये बीच में जो ये क्रॉस का सिंबल है इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर में आएगा अभी आगे। तो यहाँ एम और बी अगर पैरेलल है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बीच में लाइन। और अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो इसमें एक ऊपर एरो एक नीचे एरो ऐसे बना देते हैं, ये एंटी पैरेलल कहते हैं इसको, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये वहाँ इस तरह का लिखा आएगा, तो नोटेशन को देख के आप तुरंत समझ जाओगे, 11th वाले बच्चे ध्यान दें इस बात पर, तुरंत देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे चीजें सब फिजिक्स में यूज होती हैं, सब यूज होंगी, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, बिना इसके काम नहीं चलेगा, बहुत कॉमन सी बात आ जाएगी। तो ये पैरेलल हो गए। एक बात और नोटिस करने की कि पैरेलल वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, केवल रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्शन सेम होने चाहिए, ये हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरा इसमें क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। आप समझ गए होगे एंटी पैरेलल, यानी कि जो पैरेलल ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। तो टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब एक अगर राइट में है तो दूसरा
लेफ्ट में हो, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे की तरफ हो, एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ की तरफ में हो, एक ईस्ट में दूसरा वेस्ट में हो। टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल, आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। ठीक है। अब जैसे एक मान लो राइट में मैंने बनाया और दूसरा मैंने लेफ्ट में बना दिया, इसका नाम सपोज ए ही है, तो ये कोई नाम हो सकता है बी। सो एंटी पैरेलल अगर हैं तो फिर ए और बी और इसके बीच में दो लाइन तो बनाएंगे, और अगर मैंने ऐसे बना दी तो वो पैरेलल नजर आएगा, तो फिर इसमें क्या करते हैं, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे बना देते हैं। दीज आर एंटी पैरेलल। आप लिख रहे होंगे मुझे उम्मीद है। इसके बाद तीसरा देखिए, एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, फिर आता है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल, अब इक्वल नाम में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो इक्वल होगा, तो कुछ नहीं, असल में सब कुछ इक्वल होगा। अब आपने कहा सर सब कुछ में क्या क्या आता है, वेक्टर के पास होता क्या है, आप बताओ मुझे। दो ही चीजें तो होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो दोनों सेम हो। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, two vectors having same magnitude and same direction are called equal vector। अच्छा 11th के बच्चों को मैं बता दूं, 12th वाले में तो मैंने अनाउंस कर दिया, कल संडे है और संडे में क्लास कल होगी अपने यूजुअल टाइम में 11 से 12। अगर किसी की क्लास हो केमिस्ट्री की, या वैसे है नहीं मेरे ख्याल से, बाकी टीचर से मेरी बात हुई है, तो किसी क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास है कल 11 से 12। मंडे छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन की, और ट्यूसडे भी छुट्टी रखूंगा मैं, और ट्यूसडे छुट्टी है आपकी, इसीलिए कल संडे क्लास रखी है। एक दिन की रक्षाबंधन की तो छुट्टी हो ही होगी, ठीक है। तो ट्यूसडे को मैं छुट्टी रखूंगा, इसलिए कल संडे में क्लास होगी आपकी। टाइमिंग है 11 से 12, ध्यान रखना, छुट्टी मत कर देना, नहीं तो ये निकल जाएगा, और ये निकल गया ना तो आगे बस रोते रहोगे। तो छुट्टी मनाने का टाइम नहीं है, छुट्टी जब है मैं छुट्टी करूंगा। मुझे भी अच्छा लगता है छुट्टी करना, सबको अच्छा लगता है, हम भी स्टूडेंट रहे, बड़ा अच्छा लगता था छुट्टी होती है। लेकिन छुट्टी जब होगी तब होगी ना, ये नहीं कि एक दिन की छुट्टी करी 4 दिन छुट्टी मना रहे हैं। बोले रक्षाबंधन था सर, हम दीदी के वहाँ गए थे, दीदी आई थी, तो फिर हम दीदी से पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, तो हम जो है, और सर वो घेवर आ गया था घर में, तो वो घेवर सर खत्म करना था, तो हमने 2-3 दिन तो वो सर वो खाने में बिजी हो गए। उसके बाद सर इतना खाया कि सर तबीयत खराब हो गई। तो ये सब फालतू के एक्सक्यूज है। रक्षाबंधन मनाओ, माइंड फ्रेश करो और फिर से आ जाओ। और एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिल गई आपको ट्यूजडे की। अब आपको सर संडे क्लास ले तो रहे हैं, तो 2 दिन की दे तो दी आपको, लगातार दे दी ना मैंने। रिलैक्स कर लो, चिल करो खूब, जब मन करे पढ़ लेना, ऐसे करेगा नहीं मन, जाहिर सी बात है। तो पढ़ाई ना भी करो, चिल कर लेना 2 दिन, लेकिन 2 दिन के बाद क्लास रेगुलर करनी हो। कल संडे में क्लास है 11 से 12, ठीक है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है। अब इसका नाम चाहो ए और बी कह लो, कुछ और भी नाम दे सकते हो। आपने कहा एक पी है और एक क्यू है, चलो ऐसे कर लेते हैं, पी और क्यू नाम दे दो। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर और बीच में इक्वल का सिंबल बनाएंगे, इक्वल। तो आप समझ जाएंगे कभी ऐसा लिखा हो तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। अब आप मुझे बताओ, और मैं यहाँ से आपको अलाउ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको कि दो वेक्टर इक्वल अगर हैं तो क्या वो पैरेलल होंगे, और क्या दो पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे, बताइए। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सही बताना है कौन सा, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, या दोनों सही है या दोनों गलत है। पहला सुनो, टू इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है टू पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। सब पहला सही है दूसरा गलत। फर्स्ट सही है दूसरा गलत है। पहला सही है, सही है दूसरा गलत है, बिल्कुल सही यस कहा। सर। दो यस इक्वल सर। वेक्टर पैरेलल होंगे, लेकिन दो पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर में ऑलरेडी डायरेक्शन आ गया, लेकिन पैरेलल में केवल डायरेक्शन आता है, लेंथ मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा। यानी हम ये कह सकते हैं
two equal vectors are also parallel vectors, but अच्छा, अगर मैं ये कहूं क्या दो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकते हैं? बोलो, क्या दो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकते हैं? यस सर। Yes, sir. क्या इक्वल होंगे जरूरी है? नो सर। Sir. नो सर। करेक्ट। देखो, पैरेलल हो सकते हैं इक्वल अगर लेंथ बराबर हो, लेकिन लेंथ बराबर होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, आपने सही जवाब दिया है। तो अगर दो वेक्टर हैं वो इक्वल अगर हैं तो वो पैरेलल भी होंगे, लेकिन पैरेलल इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं, बट टू पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी, अगर लेंथ बराबर है तो ठीक है, वो इक्वल भी होंगे, और नहीं है तो फिर नहीं होंगे। मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टाइप में आता है नेगेटिव वेक्टर। इसका भी काफी फिजिक्स में यूज होगा, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर कैसे मिलता है? जब किसी वेक्टर को हम 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री से, यानी उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो हमें एक नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा गिवन वेक्टर का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन वी रोटेट अ गिवन वेक्टर बाय 180 डिग्री, और या ऐसे कह लो, और व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन of a given vector, then we get a negative vector. अभी बताता हूं कैसे। देखिए, ये एक वेक्टर आपको दिया है, ठीक है? आपने क्या किया, इसको 180 डिग्री से घुमा दिया, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, घुमा के इधर ले आए। तो अब आपको जो वेक्टर मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, ये ब्लैक वाले को घुमाया और हमको ग्रीन वाला मिल गया, 180 डिग्री से घुमाया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो अगर इस वेक्टर को मैं ए कह रहा हूं और इसे मैं बी कह रहा हूं, तो बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आप मुझे बताओ कि अगर हमने डायरेक्शन रिवर्स किया तो क्या लेंथ में कोई फर्क पड़ा? क्या लेंथ में कोई चेंज आया? नहीं, लेंथ वही थी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं नेगेटिव वेक्टर, एक वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर की लेंथ बराबर होती है पर डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर की लेंथ बराबर होती है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है, बी वेक्टर ए वेक्टर का क्या है? नेगेटिव, तो ए वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा के इक्वल करके लिखेंगे। सो क्या बोलोगे ऐसे, कैसे बोलोगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। माइनस कर दिया ना, तो अगर कभी, आगे ध्यान रखना, कभी किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा हो तो समझ जाना कि उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा हो, जैसे ए वेक्टर के आगे माइनस लगा दिया, मतलब इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया और हमको क्या मिल गया? बी वेक्टर। क्या मिल गया? बी वेक्टर। बट यहाँ समझने की बात यह है कि बी की जो लेंथ है और ए की लेंथ है वो बराबर होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब आप मुझे बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं इस केस में, पीछे वाले से नहीं, अब नया केस आ गया, नए नए वेक्टर आ गए, तो आपने कहा वहां पे भी आपने पहले ए और बी लिए थे, यहाँ भी लिए, तो पीछे का केस अलग हो गया। ये तो नाम है, आप कुछ और नाम दे लो, आर और एस नाम दे लो इन वेक्टर के, आप ई और एफ नाम दे लो, नाम में क्या है, ठीक है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या ये एंटी पैरेलल हैं? आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोलेंगे।
क्या ए और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है? यस सर। यस सर, एंटी पैरेलल नजर आ रहे हैं? तो अब इसमें हम लिखेंगे, ये तो इसका नोटेशन का तरीका हो गया, तो आप इसमें लिखेंगे अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर, अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। क्यों? एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए केवल रिक्वायरमेंट कितनी है? केवल रिक्वायरमेंट ये है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट, बस। लेंथ बराबर होना कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ लेंथ भी बराबर है, और लेंथ बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। पता है कैसे लिखते हैं? ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे करते हैं, बी वेक्टर और इसके आगे ये लाइन बनाते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसको मॉड कहते हैं। मॉड, मॉड में क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस यानी बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो ए वेक्टर है या माइनस ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मॉड बना दिया, यानी लेंथ, ये बराबर होंगे। ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। हाँ आयुष, क्या जागृति पूछो, तो अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोल सकती हो, अलाउ कर रखा है सर मैंने। सर एंटी पैरेलल में पैरेलल होना जरूरी नहीं है? नहीं, एंटी पैरेलल में पैरेलल कैसे हो जाएगा? एंटी पैरेलल और पैरेलल ये तो कॉमन वर्ड है, आप जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करोगे तो पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल में पैरेलल होने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है सर। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। जो नॉर्मल जैसे ये नहीं कि ट्रेन की पटरी है उसमें एरो नहीं बना होता है, वो मतलब नहीं है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे होता है सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब हाउ इट इज डिफरेंट? एंटी पैरेलल इज डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, और एंटी पैरेलल में बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो मैंने ऊपर जो फिगर बनाया एंटी पैरेलल में, आप देखिए ये दोनों वेक्टर मैंने अलग अलग लेंथ के बनाए। लेंथ बराबर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, तो मैंने डिफरेंट दिखा दी है। तो क्योंकि कंडीशन एंटी पैरेलल के लिए सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव में उसी वेक्टर को घुमाया जाता है, उसी वेक्टर को जब हम घुमाएंगे तो हमें लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो आप ये कह सकते हैं बी इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, और अ वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल, हाउएवर देयर मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। और मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं? ये जो ऊपर लिखा है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ से हटा के ये जो मैंने लिखा है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि ये बात यहाँ आ गई। तो मैग्नीट्यूड को दिखाएंगे किसी वेक्टर का, तो ऐसे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं 11th के बच्चे ध्यान देंगे खासकर, तो ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, इसको मॉड्यूलस या मॉड कहते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ये नाम आ जाता है मॉड्यूलस या मॉड। तो ये मैग्नीट्यूड को बताता है, और इधर माइनस ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, आप माइनस ए लिखो या ए लिखो चलेगा, तो बी वेक्टर और माइनस ए या ए भी कह सकते थे, क्योंकि लेंथ तो वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी बी वेक्टर तो अपने आप में माइनस ए ही है, तो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इन लेंथ बराबर होगी। अंतर क्या है? केवल डायरेक्शन का है। हाउएवर देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक, तो ये आ गया, इसकी भी हमें फिजिक्स में काफी जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आपने नोट किया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ वाला, जीरो वेक्टर। ये फिजिक्स में ऐसा यूज तो नहीं है, और आप इसके बारे में अगर कुछ खास ना भी मैं बताऊं तो चलेगा। तो जीरो या नल वेक्टर, तो अब ये क्या होता है? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आपने कहा जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड किससे पता लगता है? लेंथ से। और एक ऐसा वेक्टर खींचो जिसकी लेंथ जीरो हो, तो आप कहोगे सर ये क्या हुआ, ये तो पॉइंट होगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। तो असल में जीरो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट को। ठीक है, सो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, और इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। कारण हेड और टेल के बीच का जो डिस्टेंस होता था, आपने देखा, मैंने कहा ना एरो की जो लेंथ होती है, तो लेंथ क्या है? टेल और हेड के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब लेंथ की जीरो हो गई।
अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, इसी को क्या बोलते हैं, जीरो और नल वेक्टर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऐसे। बट यहाँ एक दिक्कत आ जाती है इसके सामने, क्योंकि देखो अगर हेड और टेल हमें पता हो तो ऐसे हम उसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि ये डायरेक्शन होगा, लेकिन हेड भी यही है और टेल भी यही है, तो डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, कारण हेड और टेल एक ही जगह पर है। तो ये अब हेड और टेल एक ही जगह पे है, तो हाउ विल यू डिसाइड द डायरेक्शन, क्योंकि कैसे बोलते थे डायरेक्शन टेल से हेड की तरफ होता है, बट यहाँ तो टेल और हेड एक ही जगह है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये जो मैंने ब्लू वाले एरो खींचे ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ध्यान रखना वेक्टर तो वो ब्लैक वाला था जो पॉइंट था, तो अब ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो डायरेक्शन है उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट्स डायरेक्शन is indeterminate। its direction is indeterminate। और इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जीरो वेक्टर का यूज करते हैं, मतलब जीरो बनाते हैं सिंबल जो है इसके लिए, जैसे पैरेलल के लिए मैंने दो लाइन यूज की, ऐसे कभी जीरो वेक्टर अगर आए तो जीरो बना के उसके ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस कोई है, वैसे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, फिजिक्स में कहीं ऐसा कोई यूज नहीं है, पर कई बार क्या होता है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी हमने पीछे पढ़ा, एक डायमेंशन जब मैंने बताया था उस समय एक बात बताई थी कि लाइक क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तो फोर्स मिलेगा, और फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो भी फोर्स मिलेगा। जैसे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड किया तो क्या मिला आपको, 8 न्यूटन, और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा, 2 न्यूटन। 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 न्यूटन मिलेगा ना। अब आप सोचो 5 न्यूटन में 5 न्यूटन अगर ऐड कर दूंगा तो 10 न्यूटन आएगा, और 5 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस करूंगा तो 0 न्यूटन आएगा। ये जो 0 न्यूटन है ये वेक्टर है, जीरो वेक्टर। तो कभी कभी फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ जाती है, उसको प्रॉपर लिखा जाएगा, क्योंकि फोर्स में से फोर्स अगर 5 न्यूटन में से 5 न्यूटन अगर हमने माइनस किया तो हमको 0 न्यूटन मिलेगा, तो दैट से वेक्टर क्वांटिटी, भले ही उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, बट उसको स्केलर नहीं बोल सकते, इसलिए ये टर्म यूज करना पड़ता है हमें। हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है फिजिक्स में, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे, क्लास का टाइम 12 बजे तक है, उसी लिंक पे क्लिक करना है दोबारा से ज्वाइन करने के लिए, जो नए बच्चे ध्यान दें उसी लिंक पे क्लिक करना है। क्लास का टाइम 11 से 12, और कल भी क्लास है संडे में, मंडे ट्यूसडे में छुट्टी रखूंगा। तो सिक्स्थ देखिए, इसके बाद कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स,